नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल साइंस बाय राजकुमार। ग्रुप डी और एनटीपीसी में साइंस को ख़त्म करने के लिए पूरा एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इस बैच का नाम क्या है, एनसीईआरटी साइंस बैच, जो कि डेली आपको सुबह 7 बजे क्लास ही आपको मिल जाता है। ठीक है ना। और इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, समझ आएगा, बहुत थोड़ा समझ आएगा। तो अगर वो चाहते नहीं हमें साइंस बेसिक से ख़त्म करना है, हम बहुत कमज़ोर हैं साइंस में, तो साथियों आपके ये बुक बेस्ट है। 9th का ये बुक है एनसीईआरटी, वो आप खरीद लीजिए। पूरा लाइन बाय लाइन में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। इस बात को मैं हर क्लास में बोलते आ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो नए नए जुड़ते हैं तो उसको भी पता होना चाहिए, जो पुराने जुड़े हुए हैं उसको तो अच्छे से पता ही है। बाकी आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको क्लास की जानकारी मिलती है कि कब क्लास आपको मिलेगा। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता है, यानी कि टेलीग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह जो भी है हर एक चीज़ वहाँ पर साथियों आपको मिलता है। कुछ भी मैं अगर अनाउंस करने वाला होता हूँ तो मैं टेलीग्राम पर ही वो चीज़ें बोलता हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए टेलीग्राम का नाम है साइंस बाय राजकुमार, उसको मस्ट आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज इस श्रृंखला में लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे। ये सब हमने देख लिया था, और जो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके वो स्टार्टिंग से देखिए। इसका प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है। ठीक है ना। तो आप लोग के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सर कंटिन्यू रखिएगा, तो इसलिए साथियों हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं ना, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बस आप लोग से हमें यही सपोर्ट चाहिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, है ना, और शेयर जरूर करिए इस चीज़ को, है ना। और कमेंट तो आपके अच्छे अच्छे आ ही रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक यहाँ से, केंद्रक से, है ना। केंद्रक से साथियों हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम साथियों आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। केंद्रक बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। मैं आपको इसका एनिमेशन भी करके दिखाऊंगा, एनिमेशन और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसको बताऊंगा। हर एक क्लास में मैं आपको डायग्राम और एनिमेशन के साथ बताता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। यहाँ ये सिंपल बोल रहा है, पढ़ देते फटाफट। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। तो मैंने बताया था ना, पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था, हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। हमने आयोडीन का बूंद नहीं डाला था, हमने सेफ्रेनिन का बूंद डाला था। तो आयोडीन के बूंद से भी आप देख सकते हैं, यानी उसको अभिरंजित कर सकते हैं, और सेफ्रेनिन के बूंद से भी आप उसे अभिरंजित कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हमें क्या दिखेंगे, तो हमें इसे साथियों वो क्या होता है, नज़र नहीं आता है। प्रयत्न करो, देखिए कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी, बिल्कुल रंगीन हो गई थी। ठीक है साथियों, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। कोशिका के विभिन्न रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं, यानी कि कोशिका के विभिन्न रासायनिक संगठन आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब कुछ है नहीं, बस ये खाली बोल रहा है। ठीक है ना। और आगे यहाँ देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, कोशिका को रंगने के लिए, अब कोशिका को रंगना है, हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आयोडीन का भी उपयोग कर सकते हैं कोशिका को रंगने के लिए, अभिरंजित करने के लिए। अच्छा, हम क्यों उसको अभिरंजित कर रहे हैं, ताकि माइक्रोस्कोप में उसके अंदर की चीज़ें हमें देख सके अच्छे से, उनकी चीज़ें कोशिका को अच्छे से हम देख सके। ठीक है ना। अतिरिक्त आयोडीन भी ले सकते हैं, सेफ्रानिन भी ले सकते हैं, या मेथिलीन ब्लू, आप कोई भी तीनों में से एक प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको सेफ्रानिन के बारे में बताया था। ये क्या होता है, चीज़ों को अभिरंजित करने में इसका यूज होता है, कलर करने में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमने प्याज की कोशिका को देखा, बिल्कुल देखा था कि नहीं, बिल्कुल हमने देखा था कि प्याज की कोशिका कैसी होती है। प्याज के हमने जड़ों को लेकर देखा था, प्याज की पतली झिल्ली से हमने झिल्ली को काट कर हमने उसमें कोशिका को देखा था, उसमें बहुत चीज़ दिखाई दी थी। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। अब देखिए, प्याज की कोशिका तो वो पादप कोशिका हो गई, पादप मतलब पौधा, तो प्याज भाई पौधा ही है ना। आओ हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखते हैं। अब अपने शरीर से, यानी कि जंतु कोशिका को देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं साथियों, एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। सिंपल ध्यान से सुनिएगा, है ना, सिंपल इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्टिविटी भी कवर करते जा रहा हूँ, ये सब आपको कोई नहीं कराएगा एक्टिविटी सब। ठीक है। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। पहले मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसको करके आपको दिखाऊंगा।
कांच की एक स्लाइड लो, ठीक है, और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से एक मिनट, सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला कर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू की डालें। मतलब यहाँ पर मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित करने के लिए कहा जा रहा है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हम क्या देखते हैं? कोशिकाओं की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। पूरा हम आपको बताएंगे, पहले सुनिए ध्यान से ना। क्या आप कोशिका के मध्य एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या ऐसे प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? बिल्कुल। यानी कि सिंपल साथियों, ये जो पूरा क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी साथियों 5.7 है, इससे हमें केंद्रक के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में जानकारी मिलता है? केंद्रक के बारे में। हालांकि केंद्रक के बारे में जानकारी हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि उसको हम पहले ही देख चुके हैं। प्याज की जब हमने कोशिका देखा था तो उसमें केंद्रक था नहीं था ना भाई, उसमें देखा था ना, इसलिए कह रहे हैं पहले क्लास से देखिए, जो देखा उसको समझ आ रहा है। तो सेम साथियों वही यहाँ पर जो है, अब मैं आपको पूरा इसको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब ये कह क्या रहा है उसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए ये पूरा जो एक्टिविटी कह रहा था, कह रहा है एक स्लाइड लीजिए। मान चलिए हमने यहाँ पर एक स्लाइड ले लिया, मतलब कांच का स्लाइड है। इस पर क्या कीजिए आप, इस पर साथियों क्या कीजिए कि आइसक्रीम खाने वाली जो चम्मच होती है ना, आइसक्रीम खाने वाली चम्मच होती है, उस चम्मच से गाल के अंदर साथियों, गाल के अंदर जो है ना, उसको थोड़ा सा खुरचिए गाल को। चम्मच लेकर, ये चम्मच आइसक्रीम खाने वाला मान चलिए चम्मच है, ये मान चलिए इस तरह से हमने चम्मच बना लिया, कुछ भी समझ लीजिए। इससे क्या कीजिए आप जो है, आप गाल के अंदर जो है ना उसको खुरचिए, थोड़ा सा चम्मच से गाल को खुरचिए। और खुरचने से क्या होगा? कुछ ना कुछ लार वगैरह आ जाएगा चम्मच पर, आएगा कि नहीं आएगा? कुछ ना कुछ तो गाल के अंदर खुरचने से उस पर हमें आ जाएगा। अब जो भी इस पर आ जाएगा ना, गाल के खुरचने से जो भी इस पर आएगा, उस चीज़ को आप क्या कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। कहाँ पर रख दीजिए? यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। तो मान चलिए कि हमने जो है, जो गाल से खुरचा जो चीज़ें निकली है, उसको इस स्लाइड पर रख दिया। अब इस स्लाइड पर रखें साथियों, इस पर क्या कीजिए, मेथिलीन ब्लू कलर डाल दीजिए। मेथिलीन ब्लू क्या कर दीजिए, मेथिलीन ब्लू इसमें डाल दीजिए। तो मेथिलीन ब्लू डालने के बाद इसका कलर साथियों क्या होता है, लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। अब जब साथियों डालने के बाद कलर हो गया ये, तो इसको अब क्या करते हैं, ये जो हमारा गाल का कोशिका था, यानी कि सॉरी गाल से जो भी खुरचे थे, इस पर अभी मेथिलीन ब्लू डाल दिए। तो अब इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से। ये जो डाले हैं इस पर हम अभिरंजित किए हैं, इसको हम किस में देखेंगे? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी में जब देखेंगे तो इसके अंदर साथियों, मैं थोड़ा इसको अलग बनाता हूँ, इसके अंदर कुछ इस तरह से संरचना दिखेगी, कुछ गहरे रंग की। तो मैं इसे बैंगनी टाइप का बनाता हूँ, ठीक है ना। गहरे रंग की बहुत सारी संरचना दिखेगी, है ना, जिसको हम क्या बोल देंगे, केंद्र, यानी बीच में कुछ इस तरह से दिखेगा ना, इसको हम क्या बोल देंगे, केंद्रक बोल देंगे। इस तरह से कुछ हमारा संरचना दिखेगा गाल की कोशिका के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो अंडाकार दिखेगा, डॉट के जैसा दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, केंद्रक कहेंगे। बात समझ में आया? तो वही साथियों ये आपका क्रियाकलाप कह रहा था। सिंपल बात है। यहाँ पर वही बोल रहा था, कोशिका, क्या आप कोशिका के मध्य एक गहरे रंग वाली गोलाकार या अंडाकार या डॉट की तरह कुछ संरचना देख पा रहे हैं? इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। तो उम्मीद है कि केंद्रक का खोज, मतलब केंद्रक के बारे में हमने कैसे देखा, केंद्रक को कैसे देखा, एक एक्टिविटी के माध्यम से हमने उसको देखा, समझ गए ना। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं साथियों। इसको मैं आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप रिविजन कैसे करना है, क्योंकि रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं क्या करता हूँ साथियों, आपको PDF देता हूँ, उसमें पॉइंट को हाईलाइट करके अच्छे से दे देता हूँ, ताकि आप क्लास खत्म होने के बाद उस PDF को जब भी आप रिवीजन करना चाहें कर सकते हैं, उस हाईलाइटेड पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए, तो अब केंद्रक के बारे में साथियों पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं केंद्रक का आपको चित्र दिखाऊंगा। केंद्रक का क्या दिखाऊंगा, चित्र आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो पहले केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ें, यानी कोशिका द्रव के बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय छराकार दिखाई पड़ता है। अभी पढ़ने दीजिए, इसको हम बताएंगे, सब चीज़ आपको बताएंगे, क्या क्रोमोसोम होता है, क्या ये कोशिका द्रव, क्या ये केंद्रक झिल्ली फिल्ली, जो भी बोल रहे हैं इसको अभी अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है ना।
क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, क्रोमोसोम आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। इतना पढ़ लिया। अब ये क्या क्या बोला है साथियों, यह जो पॉइंट बोला है एकदम बहुत ज़्यादा, ये सब पॉइंट सारा ये हाईलाइटेड एकदम सब जितना पॉइंट बोला है यहाँ पर, ये सारा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। सारा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइटेड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन पहले इसको समझना तो जरूरी है ना, खाली रट लेने से थोड़ी ना होगा। रट लेने का आपको बहुत सारे कोई भी नोट्स दे देगा उसमें आप रट लोगे, लेकिन क्या फ़ायदा, आपका तो कन्फ्यूजन तो दूर नहीं होगा ना, थोड़ा सा घुमा देगा फिर आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितनों घुमाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। अब ये समझते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा केंद्रक का चित्र लेके चलता हूँ, फिर उसमें हर एक चीज़ बताते हैं। ये जो बोल रहा है कि केंद्रक झिल्ली बोल रहा है, क्रोमोसोम बोल रहा है, डीएनए बोल रहा है, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो चित्र है हमारा, ये किसका चित्र है, ये कोशिका का चित्र है। किसका चित्र साथियों, ये कोशिका का चित्र है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले भी दिखाया था क्लास में, ठीक है ना। 2-3 क्लास पहले जो हुआ था उसमें मैंने कोशिका का चित्र आपको दिखाया था कि कोशिका इस तरह से होती है। अब देखिए इसमें कोशिका में जितने भी अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं, वो सारा चीज़ का नाम भी इसमें दिया गया है। इसको एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब साथियों केंद्रक होता है। तो देखिए ये क्या होता है, कोशिका एकदम बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर दिख रहा है आपको, थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं हम, ठीक है, काला कलर से दिखाते हैं, ठीक है ना, काला कलर से दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये काला जो हम कर रहे हैं ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे साथियों हम केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्र। एकदम देखिए ये पूरा हमारा कोशिका हो गया, ये पूरा कोशिका हो गया, और इसके बीच सेंटर में अंडाकार डॉट जैसा है ना, गोलाकार आपको दिख रहा है, एक संरचना दिख रहा है। इसी संरचना को हम कहेंगे साथियों कोशिका का केंद्रक। समझ गए ना बात को। तो आप केंद्रक कहाँ रहता है, मैंने आपको बोल दिया कोशिका के बीच में रहता है, ठीक है ना, या थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीच में ही होगा। तो केंद्र हो गया। अब इसमें सारे अंग दिए गए हैं, जैसे ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर जो रहता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूँगा। देखिए लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से, ये जो सारा दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल सा बात है, इसमें कोशिका के सारे अंगों को इसमें दिखाया गया, ठीक है ना। अभी सब अंग आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें बेसिकली हम चर्चा करेंगे केंद्रक का। तो केंद्रक देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस आपका है। अब इस न्यूक्लियस के बारे में A to Z चीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या बोला था वो, केंद्रक, क्रोमोसोम बोला था, डीएनए बोला था, क्रोमेटिन बोला था, क्रोमेटिड बोलेगा, हर एक चीज़ साथियों हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रक आप समझ लीजिए कहाँ होता है। अब इसको हम देखते हैं कि केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इन चीज़ को इसमें दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोल रहा था कि केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो आपको दिख सकता है इसको न्यूक्लियर पोर, यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट, न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब साथियों क्या होता है, झिल्ली होता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हमारा ये जो केंद्रक हमारा है, ये क्या साथियों दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, देखिए आपको देखिए दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसको सुरक्षा प्रदान करता है केंद्रक को। तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, या आप सिंपल बोल सकते हैं न्यूक्लियर झिल्ली, उसको एनवेलप इसको आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर का मतलब केंद्रक छिद्र हो गया। तो केंद्रक के चारों ओर साथियों क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं। उसी केंद्रक छिद्र के माध्यम से ये तो हमारा पूरा कोशिका के अंदर है, ये तो केंद्रक है ना, ये कोशिका के अंदर है। और इसके बाहर जो ये दिखाया गया साथियों, इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दिखाया गया कुछ इस तरह से, आपको इस तरह से दिखाया गया, इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि केंद्रक के आसपास कौन होता है हमारा, केंद्रक के आसपास हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना। केंद्रक के आसपास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो केंद्रक के साथियों हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र। ये जो केंद्रक होगी कोशिका के अंदर ही होगी। किसके अंदर होगी, कोशिका के अंदर ही होगी। अब कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर भी केंद्रक है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच, ये मान चलिए हमारा कोशिका द्रव है, ये पूरा कोशिका हो गया, इसके अंदर कोशिका द्रव है, और ये हमारा क्या केंद्रक हुआ। तो केंद्रक से कोशिका द्रव में पदार्थों का आवागमन के लिए कौन सा एक नया चीज़ होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र के माध्यम साथियों पदार्थों का आवागमन होता है केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर न्यूक्लियर पोर बराबर दिया गया, ठीक है ना।
और यहाँ पर क्या दिया गया, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर साथियों क्या रहता है, ये केंद्रक हमारा, इसके अंदर क्या रहता है, केंद्रक द्रव भरा रहता है। सिंपल बात है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन साथियों ये क्या होता है, धागे नुमा संरचना होता है। देखिए यहाँ पर ये एकदम लपटा लपटा आपको दिख रहा होगा, रस्सी टाइप का, ये रस्सी टाइप का आपको दिख रहा है, ये धागे टाइप का दिख रहा है, इसको बोलेंगे साथियों हम क्रोमेटिन। अभी पूरा इसका देखेंगे कि अभी ये एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि आपका जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। इस सब को देखेंगे, क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है डीएनए, क्या होता है प्रोटीन, सबको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि केंद्रक में क्या क्या है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर साथियों, अरे हट जा भाई, ये राइबोसोम है, ये तो खैर ईआर का पार्ट है, ये तो क्योंकि ईआर से सटा हुआ केंद्रक होता है, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, ये आगे का पार्ट है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये चीज़, चारों चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी, ये चारों चीज़ बताएं कि न्यूक्लियर पोर केंद्रक छेद, न्यूक्लियर एनवलप केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस नाभिक यानी केंद्रक, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, और क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब क्या हो गया, धागे नुमा संरचना जो केंद्रक में दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमेटिन है। बेसिकली साथियों जो क्रोमेटिन आपका दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो क्रोमेटिन आपको ये रस्सी जैसा दिख रहा है, धागे जैसा, ध्यान से सुनिएगा। इसी में साथियों डीएनए होता है। इसी में साथियों क्या होता है, डीएनए, यानी कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का साथियों क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। हो सके तो मैं डीएनए और आरएनए का एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा डीएनए और आरएनए को समझने के लिए, ठीक है ना। तो फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना सुनिए आप। तो डीएनए साथियों क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, जो धागे नुमा संरचना होता है, इसी में एडजस्ट होता है, एडजस्ट रहता है किसमें, केंद्रक के अंदर। इतना बात समझ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र देखेंगे ये कैसे होता है, और क्रोमेटिन के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, इसे ही हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको अगर बोले तो क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये पूरा संरचना आपको कहाँ मिलता है, तो बोलेगा सर केंद्रक के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा वही बोल रहा है कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्रोमोसोम बने किससे होते हैं, तो बोलेगा डीएनए, किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस में प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। और एक बात ध्यान रखिएगा, और प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, और साथ ही साथ हिस्टोन नामक प्रोटीन से बने थे। क्रोमोसोम हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमारा गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र का जो ऊपर का दो जो पार्ट दिख रहा है आपको, एक ये पार्ट और ये एक पार्ट, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। इस बात को क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है ना, क्रोमेटिड बोलते हैं। जो गुणसूत्र का ऊपर वाला दो पार्ट है और नीचे वाला दोनों पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गुणसूत्र का निर्माण आखिर कैसे होता है। और जब गुणसूत्र में इसमें कोशिका विभाजन होगा, जब इसमें कोशिका विभाजन होता है, तो ये आपका छर के जैसा दिखता है। क्या दिखता है, छर के जैसा दिखता है, छर के जैसा दिखता है। इसलिए कह रहा हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पीडीएफ में नहीं लिख पाता हूँ, तो आप इसको जो पीडीएफ में नहीं दे पाता हूँ उसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ने का मतलब होगा आपको, आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब गुणसूत्र विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होता है, तो क्रोमोसोम कैसा दिखता है, छर के जैसा दिखता है, रॉड टाइप का, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ आप देखिएगा कि कैसे आखिर जो है क्रोमेटिन से कैसे आपका जो है ये बन रहा है। क्रोमेटिन से क्या बन रहा है साथियों, क्रोमोसोम बन रहा है। क्रोमेटिन से कैसा बन रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है। अब मैं थोड़ा आपको ध्यान से दिखाऊंगा ना, समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से मैं आपको। देखिएगा साथियों यहाँ पर, ये देखिए जो आपका ये रस्सी जैसा पदार्थ आपको दिख रहा है, ये जो रस्सी जैसा पदार्थ आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है साथियों, ये आपका है क्रोमेटिन। अभी हमने बताया था ना कि केंद्रक के अंदर क्या होता है साथियों, धागे नुमा संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये धागे नुमा संरचना, इसी धागे नुमा संरचना में जब साथियों कोशिका विभाजन होगा, तो जिससे हमारा क्या निर्माण होगा, क्रोमोसोम का निर्माण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रोमेटिन में जब कोशिका विभाजन होगा, तो उससे किसका निर्माण होगा, क्रोमोसोम का निर्माण होगा। ये हमारा क्या, ये क्रोमोसोम है। तो ये किससे बना, जब क्रोमेटिन पदार्थ में कोशिका विभाजन हुआ। बात को समझिएगा, जब क्रोमेटिन पदार्थ में कोशिका विभाजन हुआ तो क्या बना, हमारा क्रोमोसोम बना, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम क्रोमेटिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्रोमेटिन की। अब इसको हटा ही देते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं हम, ठीक। ये आप समझ गए होंगे ना। ये देखिए यहाँ पर ये क्रोमेटिन फाइबर है। एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। क्रोमेटिन ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना। हिस्टोन, ये देखिए डीएनए है, ये हमारा क्या है, डीएनए है। ये डीएनए है, डीएनए से ये देखिए एकदम क्रोमेटिन ये पदार्थ निकल रहा है ना।
और क्रोमेटिन फाइबर से हमारा क्या बन रहा है, इधर कोशिका गुणसूत्र बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ समस्या आखिर गुणसूत्र कैसे बना, तो ये कैसे बना है, क्रोमेटिन से कोशिका विभाजन हुआ। तो साथियों सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक में आपका क्या साथियों, केंद्रक में क्या होता है, मैंने बोला केंद्रक में क्या होगा, क्रोमेटिन होगा। केंद्रक में क्या होगा, क्रोमेटिन होगा। धागे संरचना में ये लिपटा रहता है। इसी क्रोमेटिन धागे संरचना में डीएनए एडजस्ट रहता है, किसमें, केंद्रक में रहता है। अब अगर क्रोमेटिन में साथियों, अच्छा ये क्रोमेटिन किसका बना होता है, ये आपका बना होता है, ये बनाता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अब बोलिएगा सर आप तो बोले थे क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, तो मेरे भाई जो हिस्टोन जो प्रोटीन है ना, इसी हिस्टोन प्रोटीन के वजह से जो मैंने आपको क्या बोला था, क्रोमेटिन धागा संरचना जो बनाता है ना, वो हिस्टोन प्रोटीन के वजह से ही बनाता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था, आपको जरूर लिखना चाहिए। सब समझ, ये सब पॉइंट आपको कोई नहीं इतना डिटेल में नहीं बताएगा, समझ गए ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो क्रोमेटिन जो धागे संरचना इस तरह से मैंने आपको दिखाया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर केंद्रक में रहता है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। और ये धागे संरचना क्यों होता है, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। और इसी धागे संरचना में साथियों क्या होता है, डीएनए आपका एडजस्ट रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि केंद्रक में जो डीएनए रहता है साथियों, डीएनए मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। केंद्रक में जो डीएनए रहता है वो आपका क्रोमेटिन नामक पदार्थ से एकदम उसका संकुचित पार्ट है, उसका क्या साथियों, संकुचित पार्ट है, यानी कि सिकुड़ा हुआ पार्ट है। कौन, डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ का, ठीक है ना। अब जब इस क्रोमेटिन पदार्थ में सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन होगा, तो हमारा क्या निर्माण होगा, तो बोलिएगा क्रोमोसोम निर्माण होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र कहता है साथियों। तो इसी ये जब क्रोमेटिन में कोशिका विभाजन होगा तो क्रोमोसोम का निर्माण होगा, जो कि यानी कि कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है ना। और ये दो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोल देंगे, क्रोमेटिड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्रोमेटिड्स बोल देंगे। तो इतना चीज़ जो मैं आपको बताया समझ में आया कि ना आपको, तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जरा ये भी देख लो आप, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम साथियों कहते हैं डीएनए। देखिए आपको डबल, इसमें डबल दिख रहा है कि नहीं, दो रस्सी दिख रहा है कि नहीं, तो इस दोनों रस्सी को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल। इसको वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया था, कि डीएनए जो आपका है, इसका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको मैं अलग से बता दूंगा, लंबा टॉपिक थोड़ा सा है। तो ये आपका जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये किसने बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, है ना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और जो रस्सी, ये रस्सी टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ में, जो मैंने आपको बताया जालीनुमा स्ट्रक्चर में ये एडजस्ट रहता है केंद्रक में। समझ साथियों, तो मैंने साथियों आपको बहुत चीज़ें बता दी है। अब मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, किताब क्या कह रहा था। तो देखिए साथियों, यहाँ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, जो कोशिका विभाजन के समय क्षाराकार दिखाई पड़ते हैं, ये सारा चीज़ बता चुके हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम जो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से था, अभी क्रोमोसोम एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। क्रोमोसोम कैसा था, क्रोमोसोम आपका ऐसा था, क्रोमोसोम आपका अभी ऐसा था कि नहीं, तो बोले सर बिल्कुल क्रोमोसोम ऐसा था, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम जो साथियों होता है, ऊपर वाले पार्ट को क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम में क्या होता है साथियों, आनुवंशिक गुण होता है। देखिए क्या रहा है, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होता है। आनुवंशिक गुण का मतलब क्या हो गया, वैसे गुण जो माता पिता से बच्चों में जाए उसे हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो बोलिएगा डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो बेसिकली क्रोमोसोम में तो आनुवंशिक गुण रहता है, लेकिन क्रोमोसोम के किस वाले पार्ट में, डीएनए वाले पार्ट में। किस वाले पार्ट में, डीएनए वाले पार्ट में। समझ गए ना, क्योंकि क्रोमोसोम बना ही है डीएनए और प्रोटीन से। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो आनुवंशिक गुण जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, पहले ही बोल चुके हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। यानी कि साथियों, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं उपस्थित रहती हैं। यानी कि साथियों, जो हमारा, जैसे कि हम बोल देंगे कि मेरे माता पिता ये है, तो इसके लिए क्या प्रूफ है कि हम हमारे माता पिता ये है या हम उसके बच्चे, इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ है साथियों डीएनए। क्योंकि अगर हम उसका बच्चा होंगे या वो हमारे पिता होंगे तो हमारा डीएनए उसके डीएनए से मैच करेगा, क्योंकि सारा गुण साथियों कहाँ रहता है, डीएनए में ही रहता है। समझ गए ना। तो वही ये कह रहा है कि कोशिका का निर्माण जो होगा और कोशिका के जो अंगों का निर्माण होगा, वो सारी सूचनाएं कहाँ होती है, तो डीएनए में होती है। कहाँ होती है साथियों, डीएनए में होती है। बात क्लियर है। अब कह रहा है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो साथियों, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड मतलब डीएनए का सेगमेंट, जब डीएनए को और थोड़ा हम इसको तोड़ेंगे पार्ट में, तो डीएनए का एक सेगमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है ना। और इस जीन के बारे में साथियों जोहानसन ने बताया था। किसने बताया था, जोहानसन ने बताया था। तो जीन के बारे में आपको बता दूंगा जब डीएनए वाले एक अलग टॉपिक में उसको पढ़ेंगे, तो चिंता आप मत कीजिए। जितना भी बता रहा है उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना।
तो जीन कहते हैं जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही थे उसमें यह डीएनए, अच्छा जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही तो उसमें यह डीएनए साथियों क्या होता है, डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। अब क्रोमेटिन पदार्थ मैंने आपको बता दिया, जो केंद्रक में जो धागे नुमा संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। और यही क्रोमेटिन पदार्थ साथियों क्या होता है, डीएनए को एकदम समझिए कि संकुचित करके रखता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं का एक जाल पिंड का होता है, बता ही दिया मैंने। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो अभी मैंने बोला कि नहीं आपको, जो ये धागे नुमा संरचना साथियों है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब इसमें सेल डिवीजन होगा यानी कोशिका विभाजन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साथियों कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा गुणसूत्र में। तो यही मैंने आपको बोला था, क्रोमोसोम में क्या होता है, संगठित, यानी कि जो धागे नुमा संरचना था ना, ये लंबा जो स्ट्रक्चर था ये आपका संकुचित सिकुड़ हो जाता है, सिकुड़ करके ये गुणसूत्र बना लेता है। कब, जब क्रोमेटिन में कोशिका विभाजन होगा, समझ गया, यानी क्रोमेटिन में नहीं, जब कोशिका विभाजन होगा तो क्रोमेटिन चेंज हो जाएगा गुणसूत्र में, ठीक है। कुछ जीवों में कोश के जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कि केंद्रक क्या है, जनन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, अमीबा में क्या होता है, केंद्रक विभाजन होगा फिर कोशिका द्रव्य विभाजन से नया अमीबा बना लेता है, ठीक है ना। तो वो जनन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है, जैसे कि अमीबा। यह कोशिका के विकास और वह परिपक्वन को निर्धारित करता है, साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। यानी कि इसके कहने का मतलब साथियों ये है कि इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका यानी कि जिसमें केंद्रक विभाजन होगा तो अकेली कोशिका से कितना कोशिका बनेगा, दो कोशिका बनेगा। अब सारा चीज़ उसमें होगा क्योंकि नया जनन हुआ, उसमें नया विभाजन हुआ तो सब चीज़ होगा। यह कोशिका के विकास यानी कोशिका का विकास भी होगा। कोशिका का विकास कहने का मतलब क्या हुआ, उसके सारे अंग डेवलप होना है। वह परिपक्वन मतलब अंग सही से कार्य करना, मैच्योर अंग होना को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है, ठीक है ना। तो ये बात है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्र के क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो हमारा जीवाणु होते हैं उसमें क्या होता है, कोशिका केंद्र के क्षेत्र यानी कि कोशिका का जो केंद्रक वाला पार्ट है, केंद्रक के जितने भी मैंने आपको पार्ट बताया ना वो क्या होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया को बता रहे हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोश के जीव होता है, बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अब केंद्रक झिल्ली क्या है, अभी बताए थे, केंद्रक के चारों ओर जो दोहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था, ठीक है ना। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। अब देखिए ध्यान से जरा देखिएगा, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव जो साथियों हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए चित्र भी शायद आई थिंक दिया हुआ है ना, हाँ ये देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका हम देखिए साथियों, इसमें साथियों क्या आपका केंद्रक आपको बिल्कुल नहीं रहता है, समझिए रहू करता है तो वो अच्छे से नहीं रहता है, डेवलप्ड नहीं रहता है। तो उसमें डेवलप्ड जब नहीं रहेगा साथियों तो उसमें क्या होगा, आपका केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो वही है, चित्र भी दिखाया गया यहाँ पर। तो थोड़ा और पढ़ते हैं, तो जिसमें अस्पष्ट केंद्रक साथियों नहीं होगा ना तो इसमें ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होगा। क्या होगा, क्रोमेटिन पदार्थ होगा। किसमें क्रोमेटिन पदार्थ केवल होगा, जिसका केंद्रक अच्छे से अच्छा नहीं होगा, यानी कि विकसित केंद्रक नहीं होगा, अस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा और अस्पष्ट केंद्रक होगा, उसमें साथियों आपका जो है क्रोमेटिन पदार्थ होगा केवल केंद्रक क्षेत्र में, ठीक है ना। ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, केंद्रकाय कहेंगे। यानी केंद्रकाय किसको बोलेंगे, केंद्रकाय किसको बोलेंगे, ऐसा जीव में केंद्रकाय होता है जिस जीव में केंद्रक आपका अच्छे से नहीं होता है, यानी कि अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है तो क्या होगा, अस्पष्ट होगा। तो वैसे क्षेत्र में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है उसको केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं, ठीक है ना। सारा पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके दे दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कर रहा है, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। देखो अब नया चीज़ आ रहा है। अब यहाँ पर जो है कोशिका का प्रकार आ रहा है, कोशिका संरचना के आधार पर यहाँ प्रकार बताता है। कोशिका दो प्रकार हो जाएंगे, एक प्रोकैरियोट हो जाएंगे, एक यूकैरियोट हो जाएंगे, संरचना के आधार पर। कौन से आधार पर साथियों, संरचना के आधार पर। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोट किसको बोलेंगे, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। केंद्रक झिल्ली कब होगी भाई, जब केंद्रक होगा। देखिए बात को यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये, केंद्रक झिल्ली कब होगी, जब केंद्रक होगा। जब केंद्रक ही नहीं तो उसका झिल्ली रह के क्या करेगा, तो यहाँ वैसे प्रकार के कोशिका को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे। तो प्रोकैरियोट हम किसे बोलेंगे, ऐसा जीव जिसमें केंद्रक अच्छे से नहीं पाया जा रहा हो उसे हम प्रोकैरियोट बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट का देखिए यहाँ पर मतलब बताया गया कि प्रो का मतलब हो गया आदि,
या पूर्व, बहुत पहले। कैरियोट का मतलब केंद्रक, यानी कि पूर्व केंद्र, मतलब केंद्रक अच्छे से उसमें जो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब एकदम विकसित नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, विकसित नहीं है, ठीक है ना। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या हो गया। प्रोकैरियोट का मतलब साथियों हो गया जिसमें केंद्रक झिल्ली होगा या जिसमें केंद्रक नहीं, सॉरी फिर से बोलते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होगा, जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसे प्रोकैरियोट कहेंगे, और जिसमें केंद्रक होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोट कहेंगे। सिंपल सी बात है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जिसमें केंद्रक होगा उसमें केंद्रक झिल्ली भी होगा, और जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। बात क्लियर है। चलिए, तो आपका जो केंद्रक वाला पार्ट है साथियों वो पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो गया वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें दिखाया गया, तो पढ़ देते हैं एक बार आपको। प्रोकैरियोट कोशिका चित्र 5.4 में दिखाया गया है ना, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखाया गया है। प्रोकैरियोट कोशिका में और अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक तो पाया नहीं जाता है प्रोकैरियोटिक में, और भी बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। किसमें, प्रोकैरियोट में और भी बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे देखिए क्या क्या पाया जाता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक चित्र दिखाया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक चित्र दिखाया, इसमें देखिए कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, कोशिकाएं पाया जाता है। यानी कि इसमें देख सकते हैं ना ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, ना ही लाइसोसोम दिख रहा होगा ना ही आपको गोल्गी का दिख रहा होगा, तो बहुत सारे अंग इसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और भी देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका, कहाँ गया भाई, यही था ना, हाँ। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के असंगठित, बात को समझिए, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंग होते हैं, यानी कि अगर बहुत सारा अंग है तो मतलब संगठित हुआ है ना, सब मिलकर काम कर रहा है। अब बहुत सारा अंग नहीं है, बहुत कम ही अंग है, 3-4 गो अंग है, तो वो क्या है, असंगठित है, यानी कोशिका द्रव्य अच्छे से संगठित नहीं है, मतलब असंगठित है। प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। देखिए यहाँ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है जो प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया जैसे आपका हो गया नीले हरित शैवाल, नाम सुने होंगे, नीले हरित शैवाल जो होते हैं जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो आपका प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया होता है। तो उसमें जो क्लोरोफिल होगा वो झिल्लीदार पुटिका में होता है। कैसे होता है, झिल्लीदार पुटिका में होता है, के साथ होता है। जबकि यूकैरियोट कोशिका होता है उसमें क्लोरोफिल आपका कहाँ होता है, प्लास्टिड में होता है। कहाँ होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब साथियों यहाँ पर लवक होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे लवक के बारे में भी, लवक के 3 प्रकार होंगे, है ना, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो प्रोकैरियोट कोशिका होंगे उसमें जो क्लोरोफिल होगा प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में, तो उसमें आपका क्लोरोफिल किस में होगा, झिल्लीदार पुटिका में होगा। लेकिन यूकैरियोट में जो क्लोरोफिल होगा वो आपका किस में होगा, आपका लवक में होगा। क्लोरोफिल आपको पता ही है ना, पादप कोशिका में होता है। चलिए, तो ये आपका इसमें दिया गया है ना। तो आपका केंद्रक वाला पार्ट साथियों पूरा आपका खत्म हो चुका। अब हम देखते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो अब देखते हैं कोशिका द्रव्य को, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना है इमेज के माध्यम से, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तो हमें प्रत्येक, इसको पढ़ते इधर आगे हम, तो हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। जब मैंने साथियों आपको दिखाया था प्याज की कोशिका झिल्ली में, एक बार मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या साथियों यही मैंने आपको दिखाया था प्याज के झिल्ली की कोशिकाओं में। तो ये जो साथियों आपको हल्का हल्का धब्बा जितना भी कलर वाला पार्ट दिख रहा है साथियों, उसी कलर वाले पार्ट को साथियों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं मेरे भाई, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ऐसा मैंने सिर्फ आपको प्याज के झिल्ली में नहीं दिखाया था, और मैंने आपको अगर मैं दिखाऊं तो मैंने आपको इस चीज़ में भी दिखाया। आप इसको यहाँ भी देख सकते, यहाँ भी जो कलर वाला साथियों पार्ट है, जो भी कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है हरा हरा, वो सब साथियों क्या आपका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। एक बार और जर वाला में भी दिखाता हूँ, इसमें भी देखिए जो भी कलर वाला पार्ट साथियों आपको दिख रहा है, ये सब जो कलर वाला पार्ट दिख रहा है ये सारे क्या साथियों कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वही वो आपका एनसीईआरटी किताब बोल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। अब उसको देखते हैं। तो देखिए इसको, एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, या इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य, क्योंकि इंग्लिश में दे देता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। अब सिंपल सी मेरे बात है भाई कि अब ये कोशिका है,
तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, और इसको क्या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। तो हम ये भी, तो ये क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, तो ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली एक ही बात है, तो इसके अंदर ही ये सब होगा भाई, क्योंकि ये तो घिरा रहता है। तो वही सिंपल बात ये बोल रहा है, ठीक है ना। कोशिका द्रविका एक द्रव पदार्थ या तरल पदार्थ है, इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। यानी कि मेरे भाई, अभी सब दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, पहले सुन तो लीजिए। यानी कि मेरे भाई, जितने भी कोशिका के अंग हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, वो सारे कहाँ होते हैं, तो बोलेंगे सर कोशिका के अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर भी कहाँ, तो बोलेंगे कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य कोशिका में होता है और सब अंग कोशिका द्रव्य में ही होता है। तो वही इसमें बोल रहा है कि कोशिका घटक, घटक का मतलब वही हो गया कि जिससे जो भी चीज़ मिलकर बना रहा है। जैसे हम बोल देंगे खीर किससे बना है, तो बोलेंगे दूध से बना है, चावल से बना है, चीनी से बना है, तो बोल देंगे कि खीर का घटक हो गया चावल, दूध, चीनी, है ना। उसी तरह कोशिका का घटक क्या हो गया, कोशिका के जो अंग हो गए वही कोशिका के घटक हो गए, सिंपल बात है। तो कोशिका के जो घटक होंगे या अंग जो बोलिए, वो सारे कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। समझ गए ना, आगे बढ़ें। जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं, वही बात ये बोल रहा है। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है, मतलब प्रत्येक अंगक, अब जितने भी अंग कोशिका द्रव्य में है, सबका क्या अलग अलग काम है भाई, सबका अलग अलग काम है कि नहीं। अभी आपने जो है केंद्रक का काम देखा था, केंद्रक क्या करता है, केंद्रक क्या करता है, वो पूरे कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है, पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी कि जितना भी सब आपका कोशिका के अंदर जो भी अंग है, सबको कार्य करने के लिए क्या करता है, वो एकदम निगरानी रखता है। कौन, केंद्रक। तो जितने भी कोशिका के अंदर जितने भी अंग है, सबका अलग अलग अपना एक कार्य है। समझ गए ना। अभी धीरे धीरे जैसे कोशिका के अंगक पढ़ेंगे ना, तभी और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव बनाते हैं। अब पढ़ गए। अब थोड़ा इसको यहाँ तक भी ये इतना देख ही लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं इमेज के माध्यम से, ठीक है भाई। तो इसको देखते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। अब कोशिका अंगक जो यानी कि कोशिका के जो अंग है, सब क्या होता है, झिल्ली युक्त, मतलब जितने भी अंग है वो सब झिल्ली से घिरा रहता है सुरक्षा के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते। देखो, प्रोकैरियोटिक के बारे में अभी जस्ट चर्चा की है कि नहीं कुछ देर पहले। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है, उसमें केंद्रक होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक का मतलब समझाया था। प्रो का मतलब प्रिमिटिव है ना, प्री से आया है प्रिमिटिव, और आद मतलब कोशिका विकसित नहीं है, अस्पष्ट है, सुस्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट में केंद्रक है ही नहीं, सिंपल आप ये बोल सकते हैं। जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भाई कहाँ से होगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब जो यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट का मतलब जिनमें केंद्रक विकसित हो, अच्छे से हो, जैसे हम लोग का जो कोशिका होता है, वो कैसा कोशिका है, आपका यूकैरियोट कोशिका है। कुत्ता बिल्ली मनुष्य में तो हम ही आगे, कुत्ता बिल्ली जानवर पौधा, इस सब का जो कोशिका है साथियों, इस सब का कोशिका यूकैरियोट है, और इस सब के कोशिका का जो केंद्रक होता है वो विकसित केंद्रक होता है। तो इस प्रकार के कोशिका को यूकैरियोट बोलते हैं। अब जब केंद्रक विकसित पाया जा रहा है, तो भाई केंद्रक में झिल्ली भी होगा, दोहरी झिल्ली, और उसमें जितने भी अंग हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में जितने भी अंग हैं, उस जितना भी अंग होगा सब झिल्ली युक्त होगा, क्योंकि डेवलप्ड कोशिका है। समझ गए बात को ना। तो वही ये बोल रहा है। कह रहा है झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। यानी अब झिल्ली को जो है वायरस के द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि वायरस आखिर क्या होता है। देखिए, वायरस साथियों क्या होता है, ना ही सजीव होता है ना ही निर्जीव होता है, ना ही सजीव होता है ना ही निर्जीव होता है। वायरस साथियों तब क्या होता है, ये जब किसी सजीव में ये चला जाता है तो उसका होस्ट बन जाता है। जैसे कि मान चले आप किसी के शरीर में, कोई व्यक्ति के शरीर में वायरस चला गया, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, वायरस के लिए होस्ट हो गया। अब उसके अंदर जाके जिस व्यक्ति में घुसा है, उस व्यक्ति के कोशिका को ये कंट्रोल कर देगा, जैसे मन तैसे उससे काम करवाए। कौन, हमारा वायरस। तो वायरस ना ही सजीव ना ही निर्जीव, ये अगर किसी सजीव के अंदर चल गया तो ये सजीव की तरह कार्य करने लगता है, अब बाहर है तो निर्जीव है, सिंपल बात है। तो वही यहाँ पर जो है, और वायरस में कोई झिल्ली विल्ली होता ही नहीं है। समझ गए ना। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, और इसलिए इनमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके, यानी कि प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। यानी कि वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है।
इसलिए इसमें जीवन के कोई भी गुण नहीं होते हैं, और तब तक इसमें जीवन के कोई गुण नहीं होते हैं जब तक ये किसी के शरीर में प्रवेश न कर जाए। और जब किसी शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो उसके कोशिका को मशीनरी की तरह, मतलब अपने तरह से ये कार्य करवाना जो मन से ये करवाएगा। बात क्लियर हुआ? तो वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। इतना तक क्लियर है। अब मैं आपको कोशिका, जो ये कोशिका द्रव जो मैंने आपको बोला, इसका मैं थोड़ा साथियों आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। जरा आप इस चित्र को अच्छे से देखिए। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? कोशिका को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया साथियों? एक कोशिका को दिखाया गया है और उसमें जो है सभी अंग को दिखाया गया है। तो जरा आप ध्यान से, मैं इसको अब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा ध्यान से। देखिए ये जो आपको दिखाया गया ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या है? तो बोलेगा ये कुछ भी नहीं है, ये कोशिका है। कितना बार आप हमको बता चुके हैं। और इस कोशिका के अंदर क्या होगा? कोशिका द्रव होगा। और ये जो दिख रहा है सारा आपको, ये कोशिका का अंग है, जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिकाओं कहेंगे, जिसके बाद आगे अभी पढ़ते जा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोशिका द्रव्य कौन सा है? तो देखिए ये जो आपको आसमानी कलर का पार्ट जितना भी दिख रहा है वो सारा साथियों क्या है? कोशिका द्रव्य। यानी कि यहाँ देखिए ये जो निर्देश किया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संकेत दिया गया, इसको बाहर निकाल के दिखाया गया। ये जो कलर आपका दिख रहा है, ये जितना भी कलर दिख रहा है वो सारा साथियों क्या है आपका? वो सारा आपका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म है। और इसी में सारा अंगक होता है। अगर आपसे पूछ दें कि कोशिका के जितने भी अंग है वो कहाँ रहते हैं, तो बोलेगा कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं। समझ गए बात को ना? तो देख लीजिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा कोशिका द्रव्य, जो कि इसमें से निकाल के अलग से स्पेशल आपको दिखाया गया। तो बात क्लियर है? देख लीजिए आपके सेल का साइटोप्लाज्म कैसे होता है, यानी कि कोशिका का कोशिका द्रव्य कैसे होता है, ठीक है ना। बाकी इसमें देखिए सब अंग इस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम। एक पॉइंट और जो कि आपको नहीं समझा है, ये क्या बोल रहा था कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य साथियों क्या है? जीव द्रव्य कुछ भी नहीं है, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था 1839 में। शायद पहली क्लास में ही हमने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य क्या होता है साथियों? जीव द्रव्य ही आपका कोशिका के जीवन की भौतिक इकाई है। जीव द्रव्य मर गया तो समझिए कोशिका मर गया, क्योंकि जीव द्रव्य ही मेन पार्ट है कोशिका का। जीव द्रव कुंचन बताए थे ना, अगर कोशिका से सारा द्रव बाहर निकल जाए तो क्या बोलेंगे? जीव द्रव कुंचन हो गया, मतलब जीव द्रव संकुचित हो गया। जब जीव द्रव खत्म तो कोशिका भी खत्म, सिंपल बात है। तो जीव द्रव ही मेन चीज़ है। और जीव द्रव हम किसको बोल देंगे? जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों जब मिल जाता है ना, तो हमारा बनता है जीव द्रव बनता है। एक बार मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ देखिए, इसमें देखिए जरा आप ध्यान से साथियों कि इसमें देखिए कोशिका द्रव आपका ये है, कोशिका द्रव ये, इसमें ये वाला पार्ट दिखाई गया ना। और आपका सेल कहाँ है? और ये आपका केंद्रक, ये आपका क्या है? केंद्रक है। ये साथियों क्या आपका केंद्रक है। तो ये कोशिका द्रव हो गया और ये केंद्रक हो गया। तो कोशिका द्रव और प्लस में केंद्रक को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा साथियों? ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? जीव द्रव। तो इसको हम लिखना चाहेंगे कोशिका द्रव, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं कोशिका द्रव क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म, यानी CP लिखते हैं साइटोप्लाज्म, प्लस में केंद्रक को न्यूक्लियस N लिखते हैं। तो ये दोनों मिलकर साथियों क्या बना लेता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव बना लेता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप कॉपी में लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं इस चीज़ को कॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना। जो चीज़ें बातें हैं मैं उसको बार बार बोलूँगा ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? तो जीव द्रव आप समझ गए। जीव द्रव ही क्या होता है? आपका जीवन की भौतिक इकाई होती है, ठीक है ना। जीव द्रव खत्म तो कोशिका खत्म, सिंपल बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब साथियों यहाँ पर जो है हम देखेंगे दो प्रकार के स्पेशल कोशिका, जिनका नाम है, आप जान ही रहे हैं कितना बार बोल चुका हूँ। एक है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है यूकैरियोटिक कोशिका। साथियों पता है कोशिका का यहाँ हम दो प्रकार, कोशिका के बारे में और भी हम प्रकार पहले पढ़ चुके हैं। बोले कौन सा? एक पढ़े थे आप, एक कोशिकीय पढ़े थे कि नहीं? एक कोशिकीय के बारे में पढ़े थे। और दूसरा हम बताए थे बहुकोशिकीय, पढ़े थे कि नहीं? साफ साफ बताए, बोलेंगे बिल्कुल पढ़े थे। एक कोशिकीय वैसे कोशिका जिनमें एक, यानी वैसे जीव जिनमें एक ही कोशिका हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे आपका क्या होता है? एक कोशिका होते हैं। और जिनमें बहुत सारी कोशिका उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यानी कि ये एक तरह से कोशिका का प्रकार हो गया ना मेरे भाई। एक हो गया एक कोशिकीय जीव, एक हो गया बहुकोशिकीय। तो यहाँ जो दो प्रकार का कोशिका हुआ, ये संख्या के आधार पर कोशिका को प्रकार को बांटे हैं। किस आधार पर? संख्या के आधार पर। तो बोलेगा संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक कोश के, दूसरा बहुकोश के। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ देखिए कोशिका का दो और विशेष प्रकार का यहाँ पर प्रकार निकला है। एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो गया यूकैरियोट। अब ये जो कोशिका का दो प्रकार हुआ, ये किस आधार पर कोशिका का ये प्रकार बांटे हम? तो ये बांटे हैं साथियों केंद्रक के संरचना के आधार पर। केंद्रक के संरचना यानी कि केंद्रक की उपस्थिति आप बोल सकते हैं,
कि जिसमें केंद्रक उपस्थित है तो उसको हम बोल देंगे यूकैरियोट, और जिसमें केंद्रक नहीं है उसे बोल देंगे प्रोकैरियोट। समझ के बात को ना, इस बात को आप दो तीन तरह से घुमा फिरा के बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जिनमें केंद्रक विकसित हो उसे यूकैरियोट, या जिसमें केंद्रक उपस्थित हो यूकैरियोट, और जिसमें केंद्रक अस्पष्ट हो या हो ही नहीं या हो भी तो विकसित नहीं हो उसे प्रोकैरियोट कहेंगे। इस तरह से आप घुमा फिरा के इस बात को बोल सकते हैं, कोई एक पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोशिका को केंद्रक की उपस्थिति या केंद्रक की संरचना के आधार पर बांटा गया है दो प्रकार, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोट जो कोशिका होता है साथियों, इसका आकार जो होता है वो कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच आकार होता है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। वही यूकैरियोटिक का बात करें तो 5 से 100 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। इस बात को ध्यान रखना, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। बात क्लियर है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक का आकार 1 से 10 और यूकैरियोटिक का 5 से 10। इसमें साथियों मैं आपको जो है आपको इसको जो है अलग से स्पेशल मैं आपको इसको अंतर करके इसको बताता हूँ। मैंने इसको लिखा है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर उतना दिया भी नहीं इसके बारे में, तो मैं इसको अलग से आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल लिखा है टाइम निकाल कर, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में देखिए, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं आपको पता ही चल गया। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या अंग पाए जाते हैं, अब सिंपल सी बात है भाई, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उतना डेवलप्ड ये सेल नहीं है, डेवलप्ड केंद्रक इसका नहीं है, तो इसमें अंग भी बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, बहुत ज़्यादा अंग नहीं पाए जाते हैं, कुछ इक्का दुक्का अंग पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, तो बोले कि सर कोशिका द्रव, अब कोशिका है तो भाई केंद्र के न है ना, कोशिका तो है ना भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो है ना, तो कोशिका द्रव तो पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कोशिका द्रव तो भाई इसमें होगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद अब जब कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव छोड़ो, कोशिका है ना भाई, तो कोशिका है तो उसको सुरक्षा देने के लिए कोशिका झिल्ली होगा कि नहीं होगा, तो कोशिका झिल्ली भी है या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों एक ही नाम है, कोशिका झिल्ली बोलिए या प्लाज्मा झिल्ली बोलिए, बात एक ही है। और क्या होता है, डीएनए इसमें होगा और राइबोसोम होगा। ये सब चीज़ साथियों आपका प्रोकैरियोटिक, ये 4 अंग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बाकी क्या नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं उसको देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अंग नहीं पाए जाते हैं, तो क्या नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अब पहले बोल दिए मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट मतलब लवक, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में यहाँ कहते हैं हरित लवक, क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, ठीक है, हरित लवक कहते हैं। ये आपका इसमें नहीं पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी ये भी नहीं पाया जाएगा। तारक काय, सेंट्रोसोम जिनको बोलते हैं, है ना, ये भी नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश में ER शॉर्ट में बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं पाया जाएगा। रिक्तिकाएँ, वैक्यूल्स जिसको राजधानी कहते हैं, ये भी नहीं पाया जाएगा। और आपका लाइसोसोम भी नहीं पाया जाएगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अच्छा अब बताइए हमें जरा, यहाँ पर हमें यूकैरियोटिक के बारे में बताने का जरूरत है, तो बोले कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो अंग भाई प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता वो सिंपल सी बात है वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो बच्चे हो नहीं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो जो जो हमें लिखा है, ये जितना पाठ है साथियों, जितना भी अंग लिखे हैं, सब अंग किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। जैसे हम लोग का जो कोशिका हो गया, हम लोग का कोशिका यूकैरियोट है, पौधा कोशिका यूकैरियोट है, ठीक है ना। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इस सब का कोशिका यूकैरियोट है, इस सब में सभी अंग पाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमने आपके लिए चित्र भी लगा दिया, चलो भाई चित्र भी देख लो यहाँ पर, है ना, देख लीजिए। ये आपका है यूकैरियोटिक कोशिका और ये आपका प्रोकैरियोटिक। आप खुद देख लो कि यूकैरियोटिक कोशिका कितना बड़ा है और जो प्रोकैरियोटिक एकदम सिंपल साधारण कोशिका है कि नहीं। लिटरली देखो आप कितना साधारण दिख रहा है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, देखो इसमें सब अंग आपको कोशिका के अंदर सब अंग इसमें पाए जा रहे हैं और प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं, बहुत कम, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है, इसका PDF मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब कोशिका अंगक के बारे में देखते हैं, हालांकि बोल ही दिए हैं कितना बार हमको। कोशिका अंगक मतलब कोशिका के अंग, जिसे कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। अब वही बात सिंपल बोल रहा है कि भाई कोशिका के अंदर जो भी चीज़ है उसको कौन अलग करता है बाह्य पर्यावरण से, बाह्य चीज़ों से, तो बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्योंकि यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है, जिसे मान चलिए मेरे भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बार और, चलो हालांकि बताइए फिर भी बोल देते हैं। ये जंतु कोशिका का चित्र यहाँ पर दिया गया, ये देखिए, ये यहाँ पर कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है। मान चलिए कि यहाँ पर पदार्थ है कोई, ठीक है ना, ये मान लो कोई भी पदार्थ है। अब ये चाहता है कोशिका के अंदर आना, तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा,
अरे भाई बाहर गेटमैन की तरह सिक्योरिटी की तरह काम कौन कर रहा है, तो बोलेगा सर कोशिका झिल्ली बाहर है, तो वही ना परमिशन देगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और मान चलिए कि कोशिका के अंदर जो भी चीज़ है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बोलेगा नहीं तो नहीं हम बाहर घूम के आते हैं, तो परमिशन कौन देगा, भाई कोशिका झिल्ली ही देगा, है ना। तो बाहर का चीज़ को अंदर आने से या अंदर का चीज़ को बाहर जाने से ये सब कौन किस पर निर्भर करेगा, ये प्लाज्मा झिल्ली पर निर्भर करेगा, यानी कि वातावरण को अलग करता है, यानी कि इस पदार्थ को इसके मिलने के लिए कौन अलग कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो वही ये सिंपल मेरे भाई बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से क्या बोल रहा है। हाँ, बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोश के जीव की कोशिकाएं भी शामिल है। अब जटिल हम लोग क्या हुए, जटिल प्राणी हुए, हम लोग में क्या बहुकोश की है, हम लोग बहुकोश के हैं, जिसमें बहुकोश के जीवों कोशिकाएं भी शामिल है, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। अब बोलेंगे भैया ये उपापचयी का मतलब क्या हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेटाबॉलिज्म। तो साथियों उपापचयी का मतलब होता है, उपापचयी वह प्रक्रिया होती है जिससे कि शरीर में सभी प्रक्रियाएं संपूर्ण हो। शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ना, उन सभी को एक साथ मिला करके संयोजित रूप से हम उपापचयी क्रिया बोलते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र का काम हो रहा है, परिवहन तंत्र का काम हो रहा है, श्वसन तंत्र का काम हो रहा है, उत्सर्जन तंत्र का काम हो रहा है। तो ये सब जो साथ साथ मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, तो इन सब को, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, इन सब क्रियाओं को मिला जुला कर हम बोलते हैं उपापचयी क्रिया। अगर जिसका उपापचयी क्रिया सही से नहीं होगा तो बताइए उसका शरीर सही से ठीक रहेगा। अरे भाई परिवहन कार्य कर रहा है, पाचन कार्य कर रहा है और आपका उत्सर्जन कार्य नहीं कर रहा है, तो उपापचयी क्रिया सही से हुआ आपका, नहीं। तो उपापचय का सीधा सीधा मतलब है शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, आपकी उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। बात क्लियर है। तो उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। यानी कि साथियों अभी जो उपापचयी क्रिया होगा कौन करेगा, कौन करेगा, तो बोलेगा अंग करेगा, अंग का कोशिका करेगा, वही तो करेगा ना, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब जल्दी देखने को नहीं मिलता है। बात को देखिए यहाँ पर झिल्ली का शब्द का प्रयोग कर दिया। ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। अब भाई देखो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली वाला बातें नहीं है, एक बार आता है तो कहाँ से उसको अलग नहीं करेगा जी। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली वाला बात आता है, एक बार नहीं आता है, तो एक बार नहीं आता है, इसलिए कहते हैं यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। कौन सा गुण, झिल्ली वाला गुण, अंगों का झिल्ली वाला गुण, समझ गए भाई। अच्छा, इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज होने के बाद ही जो है बहुत सारे कोशिका के अंग को खोजे गए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा अंतःद्रव्य जालिका। देखिए यहाँ पर अंतःद्रव्य जालिका, इसको ER बोलते हैं। गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, तरसधारी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये सब सारे क्या हैं, कोशिका अंग के, यानी ये सब कोशिका अंग हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं, यानी ये सब मिलकर साथियों उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। और ये करवाता कौन है, केंद्रक, करवाता कौन है, केंद्रक, ठीक है ना। तो साथियों इतना ही रहने देते हैं, है ना। और फिर आपका आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण, और देखेंगे इधर कितना हो सके तो ख़त्म ही करने का प्रयास करेंगे पूरा हम, ठीक है ना। बाकी तो अब देखेंगे कि जितना हो सके, ठीक है ना। तो साथियों अच्छा लगा होगा क्लास, कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर साथियों जरूर कीजिए इस चीज़ को, है ना, क्योंकि पता चलना चाहिए कि NCERT सही से पढ़ाने वाला भी कोई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।